हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक से CSIR में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का यूनिट 12 से, अप्लाइड बायोलॉजी से। सो देखते हैं ये टॉपिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो फर्स्ट तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कोई भी जीन, फॉरेन जीन का ट्रांसफर करना प्लांट सेल में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कोई भी फॉरेन जीन को ट्रांसफर करना होगा। फॉरेन जीन को, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस प्रोटीन को हम एक्सप्रेस कराना चाहते हैं प्लांट सेल में, उस जीन को ट्रांसफर करना होगा प्लांट सेल्स में। प्लांट में उस जीन को ट्रांसफर करना होगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा केमिकल मेथड्स के थ्रू, फिजिकल मेथड्स के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू, इन सब के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन सब मेथड्स में से क्वेश्चन ऑलवेज एग्रोबैक्टीरियम से पूछा जाता है। सो एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर बेस्ड मेथड है। वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर कराना कोई भी फॉरेन जीन का प्लांट सेल में। अब वो वेक्टर वायरस भी हो सकते हैं, वो वेक्टर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में हमने बैक्टीरिया को, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को यूज किया है एज अ वेक्टर, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म करे हमारे प्लांट सेल को। अब एग्रोबैक्टीरियम को ही क्यों यूज किया? बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम में नेचुरल कैपेसिटी होती है, एग्रोबैक्टीरियम में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कैपेसिटी होती है। एग्रोबैक्टीरियम विदाउट एनी एफर्ट ट्रांसफर करता है जीन्स प्लांट सेल में। इट मीन्स एग्रोबैक्टीरियम का ये नेचर है कि वो ट्रांसफर करता है जीन्स को प्लांट सेल में। अब वो अपने जीन्स को ट्रांसफर करता है प्लांट सेल में। एग्रोबैक्टीरियम के पास अपना जीन है, अपना प्लाज्मिड है, उसको वो ट्रांसफर कर रहा है प्लांट सेल में। अब हम ऐसा एग्रोबैक्टीरियम तैयार करें जिसमें उसके प्लाज्मिड की जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, तो एग्रोबैक्टीरियम अब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा प्लांट सेल में। तो ये स्ट्रेटेजी है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन की। इट मीन्स हमें एग्रोबैक्टीरियम यूज करना है, एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कराना है प्लांट सेल में। अब फर्स्ट जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो हम एग्रोबैक्टीरियम कैसे ट्रांसफर करता है प्लांट सेल में जीन्स को, वो पढ़ने वाले हैं कि एग्रोबैक्टीरियम में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जिसकी वजह से एग्रोबैक्टीरियम अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देता है प्लांट सेल में। पहले तो हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज कि हम एग्रोबैक्टीरियम को कैसे मॉडिफाई करें, एग्रोबैक्टीरियम के कौन कौन से जीन्स में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं जिसकी वजह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी लूज ना हो और साथ में वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ट्रांसफर करते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रोबैक्टीरियम के रिलेटेड। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ने कैसे अपना प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया प्लांट सेल में। एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉर्मल सॉइल में प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम की 2 स्पीसीज हैं। एग्रोबैक्टीरियम 2 टाइप्स के होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एंड राइजोजीन्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस उनके जो प्लाज्मिड है, उनमें जो प्लाज्मिड है वो डिफरेंट होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में टीआई प्लाज्मिड होता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में आरआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ट्यूमर क्यों इंड्यूस करता है, उसका प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए प्लांट सेल में। तो ये हुआ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन जो है वो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। इट मीन्स वो रूट का फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है प्लांट में। तो आरआई जो है वो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड इट मीन्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्राउन गॉल डिजीज कर देता है प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है। एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन की वजह से हेयरी रूट डिजीज हो जाती है, क्योंकि रूट्स में रूट हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, हेयरी रूट डिजीज हो जाती है। अब
हमें बात करनी है टीआई प्लाज्मिड के रिगार्डिंग। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन में जो टीआई प्लाज्मिड है वही ट्रांसफर होता है प्लांट सेल में। इट मीन्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन में वो प्रॉपर्टी है कि वो अपने टीआई प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दे प्लांट सेल में। स्टार्ट करते हैं टीआई प्लाज्मिड से, टीआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर से। क्या होता है टीआई प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड एक 200 kb का प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए प्रेजेंट होता है। टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए प्रेजेंट होता है। टीडीएनए का साइज 15 to 30 kb होता है। टीडीएनए का साइज 15 to 30 kb होता है। ये टीडीएनए ही ट्रांसफर होता है टीआई प्लाज्मिड का। फुल टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता। फुल टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता प्लांट सेल में, सिर्फ टीडीएनए जो है टीआई प्लाज्मिड का वो ट्रांसफर होता है। टीडीएनए के साइड में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बॉर्डर प्रेजेंट होता है 25 बेस पेयर का। राइट साइड में राइट बॉर्डर प्रेजेंट होता है 25 बेस पेयर का। लेफ्ट और राइट बॉर्डर भी ट्रांसफर नहीं होते, वो हेल्प करते हैं ट्रांसफर होने में। नेक्स्ट आता है ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन। यहाँ पे हमारा ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन प्रेजेंट होते हैं जो कैटाबोलाइज करते हैं ओपाइंस को। नोपालीन को कैटाबोलाइज करते हैं, ऑक्टोपीन को, एग्रोपीन को, इनको मेटाबोलाइज करते हैं, इनको कैटाबोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है एग्रोबैक्टीरियम को। यहाँ पे ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन होता है। देन हमारा ऑरिजिन होता है। कोई भी प्लाज्मिड है उसका अपना ऑरिजिन होता है। यहाँ पे हमारे वायरुलेंस जीन होते हैं, विर जीन जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विर जीन्स, वायरुलेंस जीन। वायरुलेंस जीन होते हैं। वायरुलेंस जीन A, B, C, D, E, F, G, H, ये 8 हमारे वायरुलेंस जीन होते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, ये हमारे वायरुलेंस जीन होते हैं। इन सब में से 6 वायरुलेंस जीन जो होते हैं, 6 वायरुलेंस जीन जो होते हैं, वायरुलेंस जीन F, वायरुलेंस जीन H, इन दोनों को छोड़ के जो हमारे 6 वायरुलेंस जीन हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीडीएनए के ट्रांसफर में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीडीएनए को ट्रांसफर करने में। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएनए को ट्रांसफर करने में? बॉर्डर्स रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली राइट बॉर्डर रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो हम आगे पढ़ेंगे। स्पेशली राइट बॉर्डर रिस्पॉन्सिबल है टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, और ये वायरुलेंस जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया कि ट्रांसफर टीआई प्लाज्मिड का सिर्फ टीडीएनए होना है, और उस टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे टीआई प्लाज्मिड के ऐसे जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होने हैं। वो खुद ट्रांसफर नहीं होंगे, बट वो हमारे टीडीएनए को ट्रांसफर करेंगे। एग्जाम्पल वायरुलेंस जीन। वायरुलेंस जीन हो गया हमारा, और हमारा राइट बॉर्डर हो गया। अब क्या होना है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड है ये क्या कॉज कर रहा है? क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज कर रहा है, प्लांट सेल में ट्यूमर कॉज कर रहा है। इट मीन्स एग्रोबैक्टीरियम का ये नेचर होता है, एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल को अपना टीडीएनए, ये जो टीडीएनए है वो ट्रांसफर करता है, जिससे कि ये टीडीएनए जाके ट्यूमर कॉज कर दे हमारा प्लांट सेल्स में। बट हमें ट्यूमर कॉज नहीं कराना, हमें क्या कराना है? हमें तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कराना है। वो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करा देंगे, बट ट्यूमर को भी हमें रोकना है। फर्स्ट तो ये देखते हैं कि ट्यूमर कौन कौन से जीन्स, मतलब टीडीएनए में ऐसा क्या है जो वो ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है। टीडीएनए के जीन्स देखते हैं। टीडीएनए जो कि हमारा 15 to 30 kb का है, उसमें हमारे 6 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें हमारे 6 जीन प्रेजेंट होते हैं। टीएमएस फर्स्ट, टीएमएस सेकेंड, टीएमआर, नॉस, ओसीएस, एजीएस। टीएमएस फर्स्ट, टीएमएस सेकेंड, ये हमारे ऑक्सीजन सिंथेसिस जीन होते हैं। ये जीन्स हमारे ऑक्सीजन के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं प्लांट सेल में। इट मीन्स ये प्लांट सेल में जाएंगे, प्लांट सेल को इंड्यूस करेंगे। ये जीन्स या एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए। टीएमआर जीन जो है वो साइटोकाइनिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉस, ओसीएस, एजीएस, ये हमारे ओपाइन सिंथेसिस जीन होते हैं, जो हमारे नोपालीन, ऑक्टापाइन, एग्रोपीन, इन सब का सिंथेसिस करते हैं। सो जो हमारे टीएमएस एंड टीएमआर जीन है, ये हमारे ऑक्सीजन का एंड साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज होता है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसिस हो जाएगा प्लांट सेल में, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, शूट, रूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होंगी, जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज होगा। तो ये हमारे
TMS एंड TMR जीन्स होते हैं जिनकी वजह से ट्यूमर कॉज होता है प्लांट सेल में। इट मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा tDNA ट्रांसफर हो, बट ये 2 जीन ट्रांसफर ना हो, ये 3 जीन ट्रांसफर ना हो। तो इट मीन्स जो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट करेंगे वो हम इनकी जगह पुट कर देंगे, इनकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कर देंगे। ये इन जीन्स को हम डीएक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से ना तो ट्यूमर कॉज होगा प्लांट सेल में और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा प्लांट सेल में, क्योंकि इन जीन का तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं। किसकी वजह से? वायरुलेंस जीन की वजह से और राइट बॉर्डर की वजह से ये ट्रांसफर हो रहे हैं। इनके ट्रांसफर होने की वजह से ट्यूमर हो रहा है, तो इनको रिमूव करके, इन तीनों जीन्स को रिमूव करके क्या डाल देंगे हम? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे यहाँ पे, और फिर एग्रोबैक्टीरियम अब जो ट्रांसफर करेगा वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा। अब कैसे करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर, वो देखते हैं। ट्रांसफर में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं विर जीन्स। वायरुलेंस जीन मेन रोल प्ले करते हैं, राइट बॉर्डर भी मेन रोल प्ले करता है, बट मेन जो वर्क होता है वो होता है वायरुलेंस जीन का। वायरुलेंस जीन्स हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। वायरुलेंस A, G, F इनकी 1 कॉपी प्रेजेंट होती है सिर्फ। वायरुलेंस E एंड C की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। वायरुलेंस D की 4 कॉपी प्रेजेंट होती है। वायरुलेंस B की 11 कॉपीज प्रेजेंट होती है। मीन्स वायरुलेंस B हमारे 11 टाइप्स के होते हैं, B1, B2, B3, B4। वायरुलेंस D ओनली 4 टाइप्स के होते हैं, D1, D2, D3, D4। वायरुलेंस E, E1, E2, वायरुलेंस C1, C2, वायरुलेंस A, G, F ये हमारी एक ही होते हैं। सो ये होता है वायरुलेंस जीन का सेट। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, tDNA के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा अभी TI प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर फुल बताया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस की कैसे ट्रांसफर हुआ एग्रोबैक्टीरियम से ये फुल tDNA प्लांट सेल में। पढ़ते हैं क्या हुआ। प्लांट सेल में इंजरी हुई, प्लांट सेल में किसी भी रीजन की वजह से इंजरी हुई। अब जो वुंडेड प्लांट सेल थी, प्लांट सेल में कोई भी इंजरी हुई, वुंडेड प्लांट सेल जो होती हैं वो हमारा रिलीज करती हैं फिनोलिक कंपाउंड्स, एसिटोसिरिंजॉन। ये हमारे कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स को फॉर्म करती है, कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स को रिलीज करती है एनवायरमेंट में, मीन सॉइल में। अब क्या होता है, ये फिनोलिक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है विर जीन्स को एक्टिवेट करने में। ये फिनोलिक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है विर जीन को एक्टिवेट करने में। होता क्या है, विर A एंड विर G ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव प्रोटीन होती हैं। इनका प्रोडक्शन हमेशा रहता है, ऑलवेज। ये हमेशा ये अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं एग्रोबैक्टीरियम में। एग्रोबैक्टीरियम में विर A एंड विर G प्रोटीन्स हमेशा आती रहती हैं, और जो विर जीन्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होता। उनके प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करते हैं, ओके। और ये कब स्टिमुलेट करते हैं, ये 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग से स्टिमुलेट करते हैं। हमने 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पढ़ा हुआ है सेल सिग्नलिंग में। इफ आपको 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वहां से पढ़ सकते हैं, ओके। सो वुंडेड प्लांट सेल जो थी उन्होंने फिनोलिक कंपाउंड का प्रोडक्शन किया है। हमारा एग्रोबैक्टीरियम था, फिनोलिक कंपाउंड जो थे वो आए और विर A पे अटैच हो गए। विर A हमारा एक रिसेप्टर का काम करता है और ये एक लाइगेंड की तरह अटैच हो गए विर A पे। विर A जो है वो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है और वो एक रिसेप्टर की तरह वर्क करती है, विर A पे बाइंड हो गए। विर A एक काइनेज है। विर A ने अपने हिस्टिडीन पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन किया, 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग में क्या होता है, जो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती है वो खुद को ऑटोफॉस्फोराइलेट करती है हिस्टिडीन पे। देन एक हमारी साइटोसोल प्रोटीन होती है, फिर वो उसको फॉस्फोराइलेट करती है एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। सेम इसमें हुआ, विर A ने हमारा हिस्टिडीन पे अपने हिस्टिडीन पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन किया। देन विर A ने विर G को फॉस्फोराइलेट किया उसके एस्पार्टेट रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन किया। विर G अब एक्टिव हो गया। विर G का एक्सप्रेशन तो पहले से आ रहा था, विर A और विर G कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रहते हैं। वायरुलेंस G एक्टिव हो गया है। वायरुलेंस G जो है वो हमारा 12 बेस पेयर का DNA होता है, एनांसर एलिमेंट। जो हमारे दूसरे विर जीन्स हैं उनमें एक एनांसर एलिमेंट होता है, उस पर जाके बाइंड होता है।
12 बेस पेयर डीएनए पे वायरुलेंस जी जाके बाइंड होता है और वायरुलेंस ए का, वायरुलेंस बी का, सी का, डी का, ई का, इन सब का प्रोटेक्शन कराता है, इन सब का प्रोटेक्शन कराता है। एफ एंड एच जो है वो हमारे इन्वॉल्व नहीं होते एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में, उनकी हम बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, विर ए और विर जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव थे। कोई भी फिनोलिक कंपाउंड आया, वो कहाँ से आया, वुंडेड प्लांट सेल से आया, उन्होंने विर ए पे आके बाइंड हुआ, विर ए ने अपने आप का फॉस्फोराइलेशन किया, साथ में विर जी का भी फॉस्फोराइलेशन किया। देन विर जी का जब उन्होंने फॉस्फोराइलेशन किया तो विर जी एक्टिव हो गया। विर जी साइटोसोलिक प्रोटीन थी, वो जाके बाइंड हुई कहाँ पे, 12 बेस पेयर के डीएनए पे, जो कि एनहांसर एलिमेंट है विर बॉक्स का, विर जीन्स का। उन्होंने और सारे जो वायरुलेंस जीन्स थे उनको एक्टिव कर दिया, वायरुलेंस ए, वायरुलेंस बी, वायरुलेंस सी, वायरुलेंस जी, वायरुलेंस ई। इन सब का फंक्शन आना है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन होने में। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ये हमारा प्लांट सेल था, इसमें कोई भी इंजरी हुई, हमारे फिनोलिक कंपाउंड आए, फिनोलिक कंपाउंड आके बाइंड हुए विर ए से, विर ए ने अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेशन किया, विर ए ने हमारा जी को फॉस्फोराइलेट किया। ये जो जी था हमारा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए को ट्रांसफर कराने में। इस टीआई प्लाज्मिड के जो फुल ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड और इसमें ये है हमारा टी डीएनए। इसको ट्रांसफर कराने के लिए प्लांट सेल में रिस्पॉन्सिबल होंगे ये जो विर जीन्स अब एक्टिव होके आए हैं। अब कैसे ये वायरुलेंस जीन ट्रांसफर करते हैं टी डीएनए को प्लांट सेल में, वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है विर C1 का। विर C1 जो है वो बाइंड होता है आके राइट बॉर्डर पे। आपको बताया था राइट बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन में। राइट बॉर्डर पे हमारा ओवर ड्राइव सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ओवर ड्राइव सीक्वेंस, ओवर ड्राइव सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। राइट बॉर्डर पे विर C1 आके बाइंड होता है और वो अलाउ करता है कि अब टी डीएनए ट्रांसफर हो सकता है। ओके, देन क्या होता है, विर D1 और D2 ये हमारे एंडोन्यूक्लियसेस हैं। इट मींस कट करेंगे टी डीएनए को। ये हमारे एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। इस तरीके से हमारा टी डीएनए डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया, टी डीएनए डिस्प्लेस हो जाता है वहां से। टी डीएनए का एक स्ट्रैंड डिस्प्लेस हो गया, टी डीएनए का एक स्ट्रैंड डिस्प्लेस हो जाता है। ये 2 स्ट्रैंड थे, इनमें से एक स्ट्रैंड डिस्प्लेस हो गया, हमारा यहाँ पे आ गया। इसका एक 3' एंड होगा, इसका एक 5' एंड होगा। जो इसका 5' एंड होता है उस पर विर D2 अटैच रहता है। मींस विर D1 ने और विर D2 ने हमारा कट कराया, डिस्प्लेस कराया, बट विर D2 जो है वो 5' एंड पे अटैच रहा। प्रिवेंट करने के लिए डीएनए को, वो डीएनए के 5' एंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थर्ड स्टेप पे क्या होता है, विर E2, वायरुलेंस E जो होती है, विर E2 जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। नॉन स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ये हमारी बाइंड हो जाती है फुल टी डीएनए पे। टी डीएनए में नॉन स्पेसिफिक वे से बाइंड हो जाती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए टी डीएनए को। ओके, नेक्स्ट स्टेप आया, इसमें हमारा जो विर बी था और विर D4 था, वायरुलेंस बी था और वायरुलेंस D4 था, इन्होंने हमारा टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम क्रिएट किया। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम क्रिएट किया। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम एक ब्रिज है एग्रोबैक्टीरियम में एंड प्लांट सेल के बिटवीन। ये प्लांट सेल है और ये एग्रोबैक्टीरियम है, इनके बिटवीन एक ब्रिज क्रिएट हुआ। ये सेम वही है जो कि हमने कॉन्जुगेशन में पढ़ा था। मेटिंग पेयर फॉर्मेशन जीन्स आते हैं, ट्रा जीन्स को कट करते हैं, मेटिंग पेयर फॉर्मेशन की जीन की वजह से 2 बैक्टीरिया के बिटवीन ट्रांसफर होता है जीन्स का। सेम वही टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है ये, उसमें भी टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम क्रिएट हो रहा था। ओके, अब विर बी की वजह से और विर D4 की वजह से, विर बी में क्या क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B11 तक है। इनकी वजह से और D4 की वजह से हमारा टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम क्रिएट हुआ। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम इज अ ब्रिज बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल। उस ब्रिज के थ्रू हमारा जो ये टी डीएनए है वो ट्रांसफर हो गया, टी डीएनए ट्रांसफर हो गया। इस टी डीएनए के साथ साथ हमारा ये जो विर E2 एंड विर D2 अटैच थे ये भी ट्रांसफर हुआ। इस फुल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। टी डीएनए को
प्लस E2 को प्लस D2 को, इसको बोलते हैं फुल tDNA कॉम्प्लेक्स। ये हमारा ट्रांसफर हो गया। फिर समझते हैं, यहाँ पे कोई भी इंजरी हुई, फिनोलिक कंपाउंड्स आए, जिसकी वजह से विर ए एक्टिव हुआ, विर जी एक्टिव हुआ, विर जी ने सारे विर जीन्स को एक्टिवेट किया। अब क्या होगा, पहले विर C1 आएगा। विर C1 जो है राइट बॉर्डर के ओवर ड्राइव सीक्वेंस पे अटैच होगा, जिसकी वजह से अब वो अलाउ करेगा कि हाँ ये डिस्प्लेस हो सकता है। विर D1 और D2 एंडोन्यूक्लियस से कट कर देंगे इसको, ये हमारा बाहर आ जाएगा। देन D2 जो है वो साथ में अटैच भी हो जाएगा और विर E2 भी अटैच हो जाएंगे, और फिर विर B और विर D4 मिलके टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम बनाएंगे, और हमारा ये जो विर जीन है साथ में जो हमारा tDNA है ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्लांट सेल में जाने के बाद क्या होता है, प्लांट सेल में हमारा न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अलाउ करेगा जब भी तो ये हमारे जीनोम में जाके हमारे इंटीग्रेट होंगे, प्लांट सेल के जीनोम में जाके इंटीग्रेट होंगे। तो पहले तो न्यूक्लियस की तरफ टारगेट करना होगा इस tDNA को, वो वर्क कौन करता है, विर इंटरेक्टिंग प्रोटीन 1, विर इंटरेक्टिंग प्रोटीन 2, ये दो प्रोटीन्स होती हैं। ये हमारी प्लांट सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटीन्स हमारी विर ई को रिकॉग्नाइज करती हैं। विर ई भी तो आया है साथ में, विर E2 को रिकॉग्नाइज करती हैं, बाइंड होती हैं विर E2 से, और इसको टारगेट करती हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियस में, टारगेट करती हैं इस फुल कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के पास लाकर इसको खड़ा कर देती हैं। बट न्यूक्लियस अलाउ क्यों करेगा इस कॉम्प्लेक्स को, न्यूक्लियस क्यों अलाउ करेगा? सेल बायोलॉजी में हमारा टॉपिक आता है ट्रैफिकिंग एंड टारगेटिंग टू न्यूक्लियस। उसमें आता है कि कोई भी किसी को भी न्यूक्लियस में टारगेट करना है, किसी को भी न्यूक्लियस के अंदर भेजना है, तो उस पर न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होने जरूरी है। न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल नहीं है, इट मीन्स वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो हमारे न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होते हैं विर D2 में एंड विर E2 में। यहाँ पे विर D2 और विर E2 हमारा प्रोटेक्शन का, प्रिवेंशन का काम भी कर रही हैं, और साथ में टारगेट करने का भी काम कर रही है न्यूक्लियस में, कि ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं इनमें हमारे न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल की वजह से, लोकलाइजिंग सिग्नल, इस न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल की वजह से हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टारगेट हो जाता है न्यूक्लियस में, हमारा ये कॉम्प्लेक्स टारगेट हो जाता है न्यूक्लियस में। और टारगेट होने के बाद हमारा डिफरेंट जीन्स हैं, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कर देता है और इंटीग्रेट हो जाता है। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं करता, बिकॉज बैक्टीरिया के जीन्स अलग है, प्लांट्स के जीन्स अलग है, कोई होमोलॉजी नहीं है इनके बिटवीन, तो हमारा नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया किसका क्या क्या फंक्शन होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें सबसे एडवांटेजेस थिंग ये है कि ये जाके क्राउन गॉल डिजीज करेगा, तो उस क्राउन गॉल डिजीज के जीन्स को हम निकाल दे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कर दे, तो इजीली हम अपने जीन को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। जब हम टीआई प्लाज्मिड से इन 3 जीन्स का रिमूवल कर देते हैं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में, कभी भी ये tDNA ट्रांसफर नहीं होता जिसमें ये तीनों जीन्स होते हैं, अदरवाइज क्राउन गॉल डिजीज हो जाएगी। हमें ट्यूमर थोड़ी कॉज कराना है प्लांट सेल में, हमें तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कराना है। वो कैसे करेंगे, इन जीन्स को रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देंगे और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इस पूरे प्रोसेस की सबसे जो डिसएडवांटेजेस थिंग है वो ये है कि ये प्रोसेस जब भी एक्टिव होगा जब प्लांट में इंजरी होगी, और वो फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगी, और फिनोलिक कंपाउंड सिर्फ डाइकॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, मोनोकॉट्स फिनोलिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन नहीं करते इंजरी के बाद। सो सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स हैं जो कि हमारा एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड, वायरल वेक्टर मेथड, जिनके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो डाइकॉट में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रेफर किया जाता है प्लांट सेल में, वो हमारा यही वाला एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये। और सारी जो हमारी सेल्स हैं, मोनोकॉट सेल्स जो है, उनमें हमारे और कोई ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल, केमिकल मेथड्स ये सब प्रेफर होते हैं, बिकॉज वो फिनोलिक कंपाउंड का प्रोडक्शन नहीं करती है। फिनोलिक कंपाउंड नहीं आएगा तो ये हमारा पूरा प्रोसेस एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ये था हमारा एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे।
सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।